देखो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको बताया था कि हम किसी भी माध्यम के अंदर जब जैसे कि दो अचालक माध्यम के बारे में मैंने बताया था कि दो अचालक माध्यम में अगर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को उनकी परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो लगभग 3 से 4 नियम का पालन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो 3 से 4 नियम क्या है वो मैंने बता दी थी। एक तो कि वो कोणीय आवर्ती के नियम का पालन करते हैं, दूसरा वो किस नियम का पालन करते हैं, वो स्नेल के नियम का पालन करते हैं, तीसरा परावर्तन और अपवर्तन के अंदर आपको मालूम है परावर्तित तथा आपतित कोण क्या होता है, अभिलंब के ऊपर जो होता है वो एक समान होता है। और लास्ट में जो 4 नियम है इसका चौथा नियम वो है कि जो ये आपतित, परावर्तित तथा अपवर्तित ये तीनों ही तरंगें क्या होती है एक ही किसमें होगी, एक ही तल के अंदर उपस्थित होगी। तो उन चारों ही नियमों का हम क्या करना है, हमको ये जो कल वाला टॉपिक था मैंने स्टार्ट में आपको समझाया था कि दो अचालक या फिर कैसे परावैद्युत माध्यम के अंदर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के परावर्तन तथा अपवर्तन किस प्रकार से होता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जैसे कि हम मान लेते हैं ये कोई एक एक्स एक्स ये जेड एक्स, इसके अंदर एक्स एक्स जो है वो दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर स्थित है, माध्यम सेकंड तथा माध्यम फर्स्ट, जिसमें जेड बराबर 0 के ऊपर क्या होती है किसी भी तरंग का इंसिडेंट होता है, आपतन होता है। उसके पश्चात यहीं से वो क्या होती है परावर्तित भी होती है और किसी न किसी एंगल के ऊपर क्या होती है अपवर्तित भी होती है। तो ये तरंग कौन सी होगी, आपतित तरंग, आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग। ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी तरीके से ये वाली कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित विद्युत चुंबकीय तरंग। दो अलग अलग माध्यम है तो उन दोनों माध्यमों के लिए क्या होगा, विद्युतशीलता तथा पारगम्यता, विद्युतशीलता और पारगम्यता का क्या मान होगा, μ1 ε1, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा ε2 μ2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग एक माध्यम के जो दो माध्यम है उन दो माध्यमों की परिसीमा के अंदर z बराबर 0 के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उस कंडीशन में ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H1 तथा उसका तरंग संचरण नियतांक क्या है K1 वेक्टर, तथा साथ ही साथ में जो उसकी कोणीय आवर्ती है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन करेगी तो उस कंडीशन के अंदर इसकी कोणीय आवर्ती क्या हो जाएगी ω1, ठीक है। ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चारों किसको किसको प्रदर्शित करेगी, आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश सदिश चुंबकीय क्षेत्र सदिश, और इसी प्रकार ये तीसरी जो और कौन सा है तरंग संचरण नियतांक, साथ में ही कोणीय आवर्ती। तो जिस प्रकार से इस वेव आपतित होने वाली तरंग की विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तरंग संचरण नियतांक तथा कोणीय आवर्ती है, उसी प्रकार से इन दोनों के लिए भी परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग के लिए। अब ये कौन से माध्यम है, सेकंड माध्यम में है या दूसरे माध्यम के अंदर, तो इसके लिए मान लो विद्युत क्षेत्र सदिश E2 वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश S2 वेक्टर, तरंग संचरण नियतांक K2 वेक्टर तथा कोणीय आवर्ती क्या होगी ω2 वेक्टर होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है पहले ही माध्यम में है, परंतु क्या हो रही है बिंदु z बराबर 0 के ऊपर जो अभिलंब है उससे क्या हो रही है परावर्तित हो रही है। तो उस कंडीशन में इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वो क्या हो गया E1 डैश वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र सदिश H1 डैश वेक्टर और तरंग संचरण नियतांक K1 डैश वेक्टर तथा कोणीय आवर्ती क्या होगी ω1 डैश, ठीक है। अब देखिए जो ये तीनों तरंग है परावर्तित, आपतित और अपवर्तित तरंग, उन तीनों के लिए आपने जो राशियां हमें पढ़नी है विद्युत क्षेत्र सदिश
विद्युत चुंबकीय तरंग की अपवर्तन और परावर्तन के लिए, वो तो हमने यहाँ पे निर्धारित कर ली। अब ये किस एंगल से आपतित हो रही है, मान लो कि ये थीटा आई एंगल से आपतित हो रही है और थीटा आर कोण से क्या हो रही है, अपवर्तित, और साथ ही साथ में थीटा आर डैश कोण से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। या तो थीटा आर बोलो, आर डैश बोलो, या फिर इसको आप थीटा टी भी बोल, इसको थीटा और इसको थीटा टी भी बोल सकते हो, क्योंकि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में आर का यूज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक को थीटा आर लिखा है और एक को थीटा आर डैश लिखा है। तो इस प्रकार से किसी भी माध्यम के ऊपर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, किसी भी माध्यम जो कि दो माध्यम है, उन दोनों को क्या है, एक अक्ष एक्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और उनकी परिसीमा क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। तो उस कंडीशन में जब z बराबर 0 के ऊपर कोई भी तरंग आपतित होती है, तो उस कंडीशन में उसके परावर्तन तथा अपवर्तन के कोण क्या हो जाएंगे, थीटा आर डैश तथा थीटा आर, तथा उन तरंगों में जो आपतित तरंग है उसके विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तरंग संचरण नियतांक और कोणीय आवर्ती का मान क्या है, E1, H1, K1, ω1। इसी प्रकार से अपवर्तित तरंग के लिए और इसी प्रकार से परावर्तित तरंग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने जो इसके अंदर यूज होगी राशि वो तो पढ़ ली, लिख ली। अब इन्हीं की जो ये अलग अलग विद्युत तरंग है, आपतित, परावर्तित तथा कौन सी अपवर्तित, इन तरंगों के लिए आप क्या लिख सकते हो, इनके समीकरण भी लिख सकते हो। मतलब जो कि आप लोगों को मालूम है कि जो ई वेक्टर होता है विद्युत क्षेत्र सदिश, वो किसके बराबर होता है, ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी के रूप में लिखते हो। ठीक है, तो इन तीनों माध्यम के अंदर, जैसे कि ये तीनों माध्यम है, इन तीनों माध्यम के अंदर जो ये तरंग है अलग अलग, उन तीनों तरंगों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा विद्युत क्षेत्र सदिश है उसका क्या इक्वेशन होगा वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है अभिलंब, ये है परिसीमा। ठीक है ना, अब देखिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश ठीक है, सबसे पहले कौन सी तरंग के लिए, आपतित तरंग के लिए क्या हो जाएगा, आपतित तरंग कौन सी है, ये वाली, तो इसका मान क्या है E1। तो यहाँ से आपतित तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश E1 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा 1 t। और आपने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की कौन सी प्रकृति पढ़ी थी, अनुप्रस्थ प्रकृति पढ़ी थी, तो उस अनुप्रस्थ प्रकृति में आपने एक चीज ये पढ़ी होगी कि जो K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू ओमेगा H वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ से H वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन म्यू ओमेगा, ये आ जाएगा H वेक्टर का मान। H वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन म्यू ओमेगा। तो यहाँ से जो ये आपतित तरंग है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान क्या हो जाएगा, H1 वेक्टर बराबर, H1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, K1 वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर अपॉन म्यू1 ओमेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपतित तरंग के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश है उसकी इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से हम क्या लिखना चाहे, इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे किन किन तरंगों के लिए, परावर्तित और अपवर्तित। क्यों ये इक्वेशन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखोगे जब भी हम इन परावर्तित तथा आपतित तरंगों से जो जिस प्रकार से प्रकाशिकी के अंदर आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हो, कोई भी किरण किसी माध्यम की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो क्या करती है, परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, तो वो परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम है वो 4 नियम मैं आज लिखवाऊंगा। वो चारों नियम भी क्या करेगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी जब परावर्तन तथा अपवर्तन करती है किसी माध्यम के अंदर, दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर, तो वो भी क्या करेगी, किसके, परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। उसके लिए हमें वो चारों समीकरणों की पुष्टि करनी पड़ेगी कि वो चारों नियम इन तरंगों के लिए भी सिद्ध होते हैं या नहीं होते। उस वजह से हमें जो ये आपतित
परावर्तित तथा अपवर्तित तीनों प्रकार की जो तरंग है उनके लिए विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश की इक्वेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए उसी तरीके से जैसे हमने आपतित तरंग के लिए लिखा है वैसे के वैसे हम अगर परावर्तित तरंग के लिए लिखना चाहें, ये वाला मिटा दो, इधर की साइड वाला भाग सिंह, ये बना दिया, मिटा दो भले। अब देखिए जैसे हमने आपतित तरंग के लिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश विद्युत क्षेत्र सदिश के समीकरण लिखा है उसी प्रकार से परावर्तित तरंग के लिए इनका मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश का मान E1 डैश वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा E01 डैश वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ओमेगा 1 डैश T। इसी प्रकार से H1 डैश वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, K1 डैश वेक्टर क्रॉस E1 डैश वेक्टर अपॉन U1 ओमेगा 1। क्योंकि परावर्तित तरंग जो है वो किस माध्यम में, वो भी पहले ही माध्यम में, इसलिए यहाँ पे म्यू1 और ओमेगा 1 आया। ठीक है, अब इसी प्रकार से तीसरी जो तरंग थी आपकी अपवर्तित तरंग, तीसरी तरंग कौन सी थी, अपवर्तित तरंग। उस अपवर्तित तरंग के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, E2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K2 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस ओमेगा 2T। ठीक है, इसको नंबर 1 लगा देना पूरी को, इसको पूरी को नंबर 2 लगा देना, और लास्ट में जो ये H2 वेक्टर बराबर क्या है, ये K2 वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर अपॉन म्यू2 ओमेगा 2, इसको क्या लगा देना नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशन जो ये पहली दूसरी तथा तीसरी, ये तीनों क्या है, आपतित परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश की समीकरण है, जिनका उपयोग हम क्या करेंगे, जो भी कोई भी तरंग है या फिर कोई भी तरंग जब एक माध्यम के परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होकर वहां से परावर्तित होकर दूसरे माध्यम में अपवर्तित भी होती है, तो उसके लिए इन तीनों समीकरण का यूज होगा, और परावर्तन और अपवर्तन के नियम इन्हीं तीनों समीकरणों की सहायता से ज्ञात किए जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए ये जो तीन समीकरण थी वो मैंने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो कोई भी तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो वो कौन से परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, जो परावर्तन और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। फिर हम इन तरंगों के समीकरण का उपयोग करके क्या करेंगे, उन नियमों का पुष्टि करेंगे या फिर उन नियमों को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर है विद्युत चुंबकीय तरंग के परावर्तन व अपवर्तन के नियम। परावर्तन और अपवर्तन के नियम में सबसे पहला नियम तो ये है कि जब भी कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग का परावर्तन होता है किसी माध्यम से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ऑप्टिक्स मालूम है, परावर्तन और आपतन का दोनों का ही कोण अभिलंब के साथ में जो परावर्तन और आपतन का कोण होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आप लोगों को इसके अंदर पहला नियम याद रखना है, इसकी भी पुष्टि करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो जो पहला नियम होगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन में अभिलंब के साथ तरंग के आपतन व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायग्राम में आप देखोगे तो परावर्तन और आपतन के कोण कौन से थे, कोण थीटा आई किसके बराबर हो जाएगा, कोण थीटा आर डैश के बराबर, नंबर 1। ठीक है, दूसरा नियम है इसका स्नेल का नियम, जिसके अनुसार क्या है,
दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर जो अपवर्तनांक होता है या फिर दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक का अनुपात होता है वो साइन थीटा, मतलब परावर्तन और अपवर्तन कोण के साइन थीटा के साइन के रूप में जो एंगल होगा उसके अनुपात के बराबर होगा। तो स्नेल के नियम से क्या पता चलता है? स्नेल का नियम, स्नेल के नियमानुसार दो माध्यमों का अपवर्तनांक की परिसीमा और अपवर्तनांक 2μ1 या फिर n2/n1 जो है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। ठीक, इसी प्रकार से जो तीसरा नियम है इसका वो है कोणीय आवर्ती का नियम। कोणीय आवर्ती के नियम से यह बताया जाता है जब भी कोई भी चुंबक जो विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाशीय किरण आप देखोगे तो ऑप्टिक्स के अंदर यह बताया जाता है कोई भी प्रकाशीय किरण जब एक माध्यम की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है और वहां से वो दूसरे माध्यम के ऊपर अपवर्तित होती है और पहले ही माध्यम में परावर्तित होती है, तो तीनों ही कंडीशन में आपतन, परावर्तन और अपवर्तन तीनों ही कंडीशन में उस किरण उस तरंग का कोणीय आवर्ती के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तीनों ही तरंगों के लिए अगर कोणीय आवर्ती एक समान रहती है तो उसको कौन सा नियम बोला जाता है? कोणीय आवर्ती का नियम बोला जाता है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार आपतित, परावर्तित तथा अपवर्तित तीनों ही तरंगों की कोणीय आवृत्ति क्या होती है? समान होती है या बराबर होती है। ये इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए परावर्तन और अपवर्तन का तीसरा नियम है। मतलब अब आपको जो डायग्राम बने तो उसमें आपतित, परावर्तित और अपवर्तित तीनों तरंग है, उनकी कोणीय आवर्ती का मान क्या था? ओमेगा 1 डैश तथा ओमेगा 2 क्या होगा? बराबर होगा किसी कांस्टेंट मान के। ये सी हो गया। और लास्ट नियम है आप लोगों का वो जो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी तरंग का परावर्तन या अपवर्तन होता है तो उस कंडीशन में आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग वो तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल के अंदर उपस्थित होते हैं। ये भी आपको इसके अंदर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चौथा समीकरण जो है, चौथा नियम जो है इसका वो क्या है? आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब ये क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपको इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इन चारों नियमों की पुष्टि हमें करनी पड़ेगी किसके द्वारा? जो हमने अभी 3 समीकरण लिखी थी विद्युत चुंबकीय तरंग की, 3 समीकरण कौन सी तरंगों के लिए? अपवर्तित तरंगों के लिए, परावर्तित तरंगों के लिए, साथ में आपतित तरंग के लिए। इन तीनों तरंगों के लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की हमने समीकरण लिखी थी, उन तीनों समीकरणों की सहायता से हमें जो 4 नियम हमने पढ़े, अभी मैंने जो 4 नियम लिखे, एक तो कौन सा? परावर्तन और आपतन कोण बराबर होता है, वो स्नेल के नियम से। अपवर्तनांक जो होता है वो किसमें? साइन थीटा आई और थीटा। आपतन कोण और परावर्तन कोण के
सॉरी अपवर्तित कोण की कोज्या के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा कोणीय आवर्ती के अनुसार अपवर्तित, परावर्तित और आपतित तीनों ही तरंगों की क्या होती है, आवर्ती समान होगी। और चौथा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये चारों ही नियम आपको क्या करना पड़ेगा इस तरंग के लिए। कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग जब एक अचालक माध्यम में परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में उसके परावर्तन और अपवर्तन के लिए इन चारों नियमों की पुष्टि करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में देखिए आप इनके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। जो एक नियम जो है वो तो आज ही प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद में बाकी वाले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब देखिए कि जैसे कि मान लो कि आपने ये डायग्राम पढ़ा था इस तरीके से, ठीक है, ये थीटा आई, ये थीटा आर है और ये थीटा आर। तो आप लोगों को मालूम है जब हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की किन्हीं दो माध्यम की परिसीमा के ऊपर बाउंड्री कंडीशन पढ़ी, तो उन बाउंड्री कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिसीमा प्रतिबंध में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है उसका विद्युत क्षेत्र सदिश का स्पर्शीय घटक या फिर समांतर घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। ये हमने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र सदिश के स्पर्शीय घटक या फिर समांतर घटक सदैव क्या होते हैं, सदैव सतत होते हैं। मतलब E1 वेक्टर क्या था, E2, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 ट्रांसमिटेड टू E2 ट्रांसमिटेड। इस तरीके से पढ़ते थे, ये नियम हम पढ़ते थे उसके अंदर। लेकिन अब आप यहाँ पे आप देखोगे तो माध्यम फर्स्ट और माध्यम 2 के अंदर क्या अंतर है कि माध्यम सेकंड के अंदर तरंग का अपवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में आपतित होने वाले तरंग का परावर्तन भी हो रहा है, जो कि किसके अंदर स्थित है, वह भी माध्यम फर्स्ट के अंदर स्थित है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम ये जो दो अचालक माध्यमों के अंदर किसी तरंग का एक परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उसके लिए इस समीकरण को ये जो स्पर्शकीय घटक या समांतर घटक के रूप में जो विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र सदिश है उसके इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, तो वो क्या होगी, E1 वेक्टर P इक्वल टू क्या प्लस E1 डैश P बराबर क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, ये होगा क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो ये तरंग है, अगर मान लो कि ये इस माध्यम को पहले माध्यम से स्पर्श करते हुए दूसरे माध्यम की तरफ स्पर्श कर रही है और पहले ही माध्यम में स्पर्श करते हुए परिसीमा को वो क्या कर रही है, परावर्तित हो रही है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अब देखिए यहां पर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से मान रखें, तो उस कंडीशन में यहाँ पे समीकरण क्या मिलेगी, E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 वेक्टर R वेक्टर माइनस के ओमेगा 1t प्लस E01 डैश वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश वेक्टर R वेक्टर माइनस के ओमेगा 1 डैश t इक्वल टू क्या हो जाएगा, E02 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K2 वेक्टर और R वेक्टर माइनस के ओमेगा 2। इसको नंबर क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब देखिए कि जैसे कि आप लोगों को ये इक्वेशन मिली है, एक आपको ये देखोगे E01 वेक्टर, E01 डैश वेक्टर और E02 वेक्टर, इसके अंदर जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये इक्वेशन कब प्रूफ हो सकती है, उपरोक्त समीकरण जो हम इस माध्यम के लिए पढ़ रहे हैं परावर्तन और अपवर्तन, वो कब ये इक्वेशन इस माध्यम के लिए एकदम सही होगी या वैध होगी, तो उसकी एक कंडीशन है जबकि जब इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर जितनी भी इस इक्वेशन नंबर 4 में चर घातांकी टर्म्स है वो क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए।
मतलब ये स्पर्शरेखीय घटक जो है, ये जो स्पर्शरेखीय घटक के अंदर हमने समीकरण रखी है, ये कब इक्वल हो सकती है? ये तभी इक्वल हो सकती है या तभी सत्य हो सकती है किसी भी बिंदु के ऊपर इस माध्यमों के परिसीमा पर, जब इनके एक्सपोनेंशियल के घटक क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए, या फिर ये कह सकते हो कि जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है वो एक दूसरे के बराबर होगी, तब ही क्या हो सकता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसकी परिसीमा की शर्त क्या हो सकती है? सतत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपरोक्त समीकरण है, परिसीमा और तभी भेद क्या सत्य हो सकती है जब इसकी क्या हो जाए, चरघातांकी पद समान हो। या फिर दूसरी चीज आप इसमें ये कह सकते हो कि t के किसी भी मान, जो ये इसके अंदर आप देखोगे समीकरण के अंदर जो t के मान आ रहे हैं, ये ω1t, ω1' तथा ω2t, समय के किसी भी मान के ऊपर, प्रत्येक बिंदु के ऊपर अगर इसके ये एक्सपोनेंशियल में समय के पद है वो भी क्या हो जाए, एक दूसरे के समान होंगे, तो भी उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन क्या हो सकती है? सतत हो सकती है। तो यहाँ पे एक और लाइन के रूप में आप ये लिख सकते हो कि जो ये इक्वेशन नंबर 4 है उसमें t के गुणांक के हर पद क्या होते हैं? समान होते हैं। ये अगर बराबर होंगे या समान होंगे तो ही उस कंडीशन में क्या हो सकता है? परावर्तन और अपवर्तन, जब आपकी तरंग का परावर्तन या अपवर्तन होगा तो उस कंडीशन में वो तरंग किस परिसीमा को, स्पर्शीय घटक या समांतर घटक के सतत होने की परिसीमा को वो सिद्ध कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे टी की टर्म्स कौन सी इक्वेशन नंबर 4 में? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ω1t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ω1' इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ω2t। यहां से आप देखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ω1 किसके बराबर आ जाएगा? ω2 ω1' के बराबर ω2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देना आप? नंबर 5। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 से क्या सिद्ध हो रहा है? यहां से जब आपने ये सतत वाली कंडीशन लगाई उसके लिए आपको यहां से ये पता चलेगा कि तीनों ही तरंगों की आवर्ती क्या है? तो की आवर्ती समान है, जो कि नियम और की पुष्टि करते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।